हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं वेद और स्वागत करता हूं आप सभी का सीजी कॉम्प्यूटर्स की यूट्यूब चैनल पर। आप देख पा रहे हैं लगातार प्रयोगशाला परिचायक भर्ती परीक्षा की क्लासेस और लगातार जारी है जीव विज्ञान की क्लास। ठीक है, आज फोर्थ क्लास है, चौथा क्लास है। और जैसा कि आप जानते हैं पिछली क्लास हम देख पा रहे थे, लेकिन बैटरी नहीं था जिसकी वजह से मुझे बीच में रोकना पड़ा क्लास को। और वहीं से हम आज कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जो पिछले क्लास में हमने छोड़े थे वहीं से हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। लेकिन कंटिन्यू करने से पहले हम देख लेते हैं कि पिछले क्लास में हमने क्या क्या देखे। ठीक है, तो पिछले क्लास में क्या क्या हुआ था भाई, क्या क्या देखे थे, ये सारी बातें हम थोड़ा कर लेते हैं 5 मिनट। ठीक है, चलिए। तो आप देख पाएंगे जंतु जगत का वर्गीकरण हमने किया था। जंतु जगत का वर्गीकरण, तो जंतु जगत के वर्गीकरण के अंतर्गत अरस्तु जो है, अरस्तु साहब ने जीवों की प्राकृतिक गुणों के आधार पर इनका वर्गीकरण किया था। ठीक है, जहां पर जंतु की बातें करें तो जंतु को दो भागों में इन्होंने विभाजित किया। ठीक है, और ये आधार माना आरबीसी को। ठीक है, रेड ब्लड कार्पस जिसको बोलते हैं या लाल रक्त कणिका बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या माना, आधार मान के इन्होंने क्या किया, वर्गीकरण किया और दो भागों में वर्गीकरण किया। ठीक है, एक है एनेइमा और दूसरा है इनिइमा। और इनिइमा के अंतर्गत आरबीसी, ऐसे जीव जो आरबीसी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं रहते, मतलब absent रहते हैं। ठीक है, जिसमें आरबीसी पाया नहीं जाता, ऐसे जीवों को एनीमा में रखा गया है। जैसे कि स्पंज, मोलस्का, सिलेंट्रेटा, जो अकशेरुकी जीव है, या कहने का मतलब जिसमें मेरुदंड नहीं पाया जाता, या जिसे हम कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी नहीं पाया जाता, उसको इस वर्ग में रखा गया है। फिर वही हम बात करें, एनीमा के दो भाग थे, जरायुज और दूसरा अंडायुज। जरायुज का मतलब मैंने कहा था कि ऐसे जीव जो सीधे बच्चे को जन्म देते हैं। जैसे जैसे जो है मनुष्य है, स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य है, कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, भालू, ये सारे जो है डायरेक्ट स्तनधारी है, तो डायरेक्ट वो बच्चे को जन्म देते हैं, तो उसको जरायुज के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, जरायुज कहा गया। और अंडायुज, अंडायुज कहने का मतलब पहले अंडे देंगे, अंडे के बाद वहां से चूजे निकलेंगे और वो जो बच्चा होगा। ठीक है, तो अंडे के रूप में जब बच्चे देते हैं तो उसको अंडायुज के अंतर्गत रखा गया है। जैसे कि मुर्गी हो गया, मछली हो गया, आपके पक्षी हो गए, सरीसृप हो गए। सरीसृप कहने का मतलब है जो रेंगने वाले जीव हो। जैसे सांप हो गए, सांप अंडे देते हैं। फिर छिपकली हो गई, ये सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसके अंतर्गत रखे गए। तो ये अरस्तु का जंतु जगत वर्गीकरण था। फिर यदि हम बात करें जंतु जगत के आधुनिक वर्गीकरण भी हमने देखे। जंतु जगत के आधुनिक वर्गीकरण के अंतर्गत दो बातें थी। एक कॉर्डेटा हमने कहा था, कॉर्डेटा या जिसे हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स या कशेरुकी। ठीक है, तो ऐसे जीव जिसमें मेरुदंड उपस्थित होता है, या कहने का मतलब है रीढ़ की हड्डी उपस्थित होता है, उसको हमने कॉर्डेटा के अंदर रखा है अभी। ठीक है, और कॉर्डेटा के अंदर भी 5 भागों में इसको विभाजित किया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने कहा मत्स्य वर्ग या पैसेस या मछली वर्ग जिसको हम बोल सकते हैं, उभयचर वर्ग। ठीक है, जिसमें रेप्टाइल्स, सॉरी उभयचर वर्ग, या जिसे हम कहते हैं उभयचर कहने का मतलब जल और थल दोनों में जीवित रह सकते हैं। ठीक है, जैसे मेढक है हमारा, जल और थल दोनों में जीवित रहते हैं। सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने कहा सांप है गया हो गया है, आपका छिपकली हो गया है। फिर पक्षी वर्ग, जितने पक्षी है। फिर स्तनधारी वर्ग। ठीक है, स्तनधारी वर्ग में जैसे हम लोग आते हैं, कुत्ता, बिल्ली, शेर, भालू, ये सब आते हैं। ठीक है, तो याद रखिए इसको अलग से, क्या करेंगे, अलग से हम देखेंगे। फिर दूसरा हमने देखा थे नॉन कॉर्डेटा या अकशेरुकिया, जिसको हम कहते हैं इनवर्ब्रेट। ठीक है, तो ऐसे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड अनुपस्थित रहता है, absent रहता है, absent रहता है, ये नॉन कॉर्डेटा के अंतर्गत देखने को मिलता है। चलिए, फिर नॉन कॉर्डेटा यानी कि इसी को फिर से हमने विभाजित किया है। नॉन कॉर्डेटा को फिर से विभाजित किया गया है दो भागों में। एक भाग जिसे हमने कहा था उपजगत प्रोटोजुआ और दूसरा उपजगत मेटाजुआ।
प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। ठीक है, और प्रोटोजोआ को भी विभाजित आप देख पाएंगे, उनके भी कई प्रकार हैं प्रोटोजोआ के अंतर्गत। क्या क्या, जैसे कि पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, प्लेटेहेलमिन्थेस है, एस्केहेलमिन्थेस या जिसे हम कहते हैं निमिटोडा। ठीक है, फिर पांचवा एनिलिडा देख सकते हैं, छठवा आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, एकाइनोडर्मिटा। इस प्रकार से हमने फिर से विभाजित किया। तो ये जैसे कि मैंने बताया कल की क्लास में कि चार्ट आपको ये याद रखना है, ये जितने हायरार्की ये आप देख रहे हैं फ्लो चार्ट वगैरह, ये सारी चीज आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर एक एक करके हमने कहा कि बात करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। और सबसे पहले हमने कहा प्रोटोजोआ को पढ़ेंगे, फिर उपजगत मेटाजोआ में आएंगे, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, ये सारी बातों को करेंगे। ठीक है, नॉन कॉर्डेटा के अंदर पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद चलेंगे कहाँ पर, कॉर्डेटा के अंदर, जिसमें ये सारी बातें करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रोटोजोआ हमने स्टार्ट किया था भाई। प्रोटोजोआ जिसकी खोज आर.एच. वेटर साहब ने किया था और नामकरण जॉर्ज अगस्ट बोल्डकस ने किया था। ठीक है, प्रोटोजोआ की प्रारंभिक हमने बात करें तो प्रोटोजोआ कहने का मतलब है ये दो भागों से मिलकर बना, या बोल सकते हैं दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रोटास या जिसे हम कहते हैं प्रारंभिक, और जोअन कहने का मतलब जंतु, तो प्रोटोजोअन का मतलब हो गया प्रारंभिक जंतु। ठीक है, तो जगत की, संसार की, दुनिया के ऐसे जो प्रारंभिक जंतु है उसको प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखा गया है। कुछ जीव प्रकाश संश्लेषण करते हैं प्रोटोजोआ में, कुछ जीव ऐसे हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, और उसको हमने क्या नाम दिया, प्रोटोफाइटा, जिसको हम कहते हैं प्रारंभिक पादप या प्रोटोफाइटा के नाम से जाना जाता है। ऐसे जीव जो प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, वो प्रारंभिक पादप कहलाते हैं। इनकी विशेषताएं हम देख पा रहे थे, और यहीं पर मैंने कहा था कि बैटरी नहीं था तो इसकी वजह से मुझे बीच में छोड़ना पड़ा, और यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। तो विशेषताएं देखिए, प्रोटोजोआ की कुछ कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि यूकैरियोटिक एक कोशिकी जीव है, और मैंने बताया था यूकैरियोटिक एक कोशिकी जीव। ठीक है, सेल को दो भागों में बांटते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक के अंतर्गत दो भाग थे, एक एक कोशिकी और बहुकोशिकी, और प्रोकैरियोटिक के अंदर एक ही भाग था, एक कोशिकी जीव। ठीक है, तो यूकैरियोटिक एक कोशिकी जीव कौन है भाई, वो है प्रोटोजोआ के अंतर्गत जितने भी आएंगे हम बात करेंगे एग्जांपल कि कौन कौन से जीव प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। तो यूकैरियोटिक और एक कोशिकी जीव याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हम दूसरे नंबर पर बात करते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं की बात करते हैं। चलिए, ये श्वसन याद रखेंगे, श्वसन एवं उत्सर्जन, श्वसन एवं उत्सर्जन कहने का मतलब रेस्पायरेशन एवं एक्सक्रेशन। ठीक है, श्वसन एवं उत्सर्जन बॉडी की बाहरी लेयर के द्वारा की जाती है। याद रखेंगे, बॉडी के बाहरी लेयर से करते हैं, लेयर से करते हैं। ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए, ये विषम कोशी होते हैं, याद रखेंगे। तीसरा हम बात करें, ये क्या होते हैं भाई, विषम कोशी होते हैं, ये जिसे हम कहते हैं हेट्रोट्रॉस, हेट्रोट्रॉप या विषम कोशी होते हैं। विषम कोशी होते हैं कहने का मतलब क्या है, ठीक है, एक मैंने कहा था स्वपोषी, स्वपोषी कहने का मतलब है जो खाना अपना भोजन स्वयं बनाता है उसको हम स्वपोषी कहते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे पादप हो गए, स्वपोषी कहलाते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी के अंतर्गत आएंगे, लेकिन जो अपने भोजन के दूसरे पर आश्रित रहते हैं वो विषम पोषी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, विषम पोषी की कई कैटेगरीज हैं। ठीक है, जैसे परजीवी है, मृतोपजीवी है, सहजीवी है। ठीक है, इसके अंतर्गत आप पढ़ें तो ये आपको देखने को मिलेगा, परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी। ठीक है, ये दूसरे पर आश्रित रहते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, मृतोपजीवी कहने का मतलब है जो मृत हो गए उसको खाते हैं, ऐसे जीव जंतु जो मृत होने वाले प्राणी को खाते हैं मृतोपजीवी कहलाते हैं।
सजीवी एक साथ निवास करके एक साथ रहकर दूसरे पर आश्रित रहते हैं। और परजीवी, परजीवी कहने का मतलब है दूसरे पर, जैसे मैंने कहा परजीवी, जैसे आपके जो है खटमल हो गए वो परजीवी है, जुए हो गए वो परजीवी है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से। चलिए तो याद रखिए ये सारी बातें। अब देखिए इसके एग्जाम्पल पर हम चलेंगे। इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उदाहरण लिख देता हूं, उदाहरण या एग्जाम्पल। यहां पर देखेंगे तो कुछ उदाहरण, जैसे कि आप देख पाएंगे अमीबा है, आपका पैरामीशियम है, अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, यूग्लिना है, एसिटिबुलेरिया, एसिटिबुलेरिया। चलिए देखिए कुछ और एग्जाम्पल है जो आप देख पाएंगे, जैसे कि पांचों यहां पर अगर मैं लिखूं, कुछ और परजीवी है जो बीमारी फैलाती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रोटोजोआ के अंतर्गत कुछ और परजीवी का नाम है जो क्या करते हैं, जीवाणु जो है क्या फैलाते हैं, बीमारी फैलाते हैं, और ये भी प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख पाएंगे एंट अमीबा, एंट अमीबा, हिस्टोलिका, हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। और इससे जो रोग होता है वो पेचिस होता है भाई साहब। क्या रोग होता है, पेचिस। इससे रोग या बीमारी की हम बात करें तो क्या होता है, पेचिस होता है। मैंने पढ़ाया था डिसीज वाले चैप्टर में, अगर आप देख रहे होंगे मेरी क्लास, मैं पहले से बोल चुका हूँ कि मैंने 80% क्लास खत्म कर चुका हूँ। ठीक कर दिया है, आप प्ले स्टोर में जाके देख पाएंगे, और वहाँ पर लगभग 80% क्लास हो चुका है। कुछ कुछ जो 4-5 जो है टॉपिक बाकी है, जो है बायोलॉजी का, ठीक है, उसको मैं यहाँ कंप्लीट करा रहा हूँ। तो डिसीज वाले चैप्टर में आप देख पाएंगे मैंने बताया था बैक्टीरिया से होने वाले रोग। ठीक है, जो है कहने का मतलब है जो है जीवाणु से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग, कहने का मतलब वायरस से होने वाले रोग, कवक से होने वाले रोग, ठीक है, आपके प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, ये सारे मैंने पढ़ाया था। तो साथ में आपको ये भी याद रख सकते हैं, याद रखें, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से इनमें से किस प्रोटोजोआ के कारण पेचिस रोग या पेचिस बीमारी होती है, तो आपको बताना है एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, तो और भी है, इसको पहले लिख लेते हैं फिर याद कर लेंगे। चलिए छठे नंबर पर हम बात करें तो एक और है एंड अमीबा, एंड अमीबा जिंजीवैलिस, जिंजीवैलिस। और एंड अमीबा जिंजीवैलिस से जो रोग होता है वो होता है पायरिया, पायरिया नामक रोग। फिर आपको याद रखना है प्लाज्मोडिया फैलीफेरस, फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडिया फैल्सीपेरम। इससे फैलता है मलेरिया। ठीक है, क्या फैलता है भाई, मलेरिया। ट्रिपेनोसोमा,
ट्रिपिनोसोमा, और इससे होता है एक रोग जिसे कहा कहते हैं निद्रा रोग। ठीक है, इस रोग में व्यक्ति को लगातार जो है नींद आने लगता है। ठीक है, लगातार जो है उनको क्या करते हैं, नींद आते रहता है निद्रा रोग। तो देखिए आपके क्वेश्चन में ज्यादातर, देखिए आपको ज्यादातर क्वेश्चन कहाँ से अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ से एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसके पहले भी आपको तो ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, ये डायरेक्ट एग्जाम्पल से, ठीक है, ये सारी चीज आपको याद होनी चाहिए। लेकिन खासकर आप जाएंगे तो एग्जाम्पल मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उदाहरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जाएगा निम्नलिखित में से अमीबा किसके अंतर्गत आते हैं, प्रोटोजोआ के अंतर्गत या मेटाजोआ के अंतर्गत या पोरीफेरा के अंतर्गत, ये पूछा जाएगा। ठीक है, अमीबा है, ठीक है, नाम याद रखेंगे, अमीबा है, पैरामीशियम है, ल्यूग्लिना है, एसिटिकुलियरिया है। फिर याद रखेंगे कुछ ऐसे परजीवी है जो क्या करते हैं, रोग फैलाने वाले परजीवी है, जैसे कि एंड अमीबा हिस्टोलिटिका जो पेचिस जो रोग फैलाते हैं, पेचिस, एंड अमीबा जिंजिवेलिस पायरिया, फिर प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम मलेरिया, ट्रिपनेसोमा जो निद्रा रोग यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये सारी बातें आपको याद रहे, एग्जाम्पल आपको याद रख लेना है, भले कुछ याद रखे ना रखे, लेकिन आपको एग्जाम्पल बिल्कुल याद रख लेना है कि ये किसके अंतर्गत आते हैं। ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं, प्रोटोजोआ। किसके अंतर्गत आते हैं भाई, प्रोटोजोआ, याद रखेंगे। चलिए, तो उदाहरण किसका हम देख रहे हैं, प्रोटोजोआ का उदाहरण देख रहे हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल याद रखेंगे। क्लियर है, आगे बढ़े। अब ये हो गया आपका प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के बाद हम चलेंगे, ये हो गया आपका क्या है, प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ के बाद हम चलते हैं मेटाजोआ। ठीक है, अब देखिए मैं यहीं पर थोड़ा सी बातें हम बात कर लेते हैं। प्रोटोजोआ के बारे में मैंने क्या कहा था भाई, कि ये जो है एक तो एक कोशिकी है, एक कोशिकी है, इसमें एक कोश की जीव आएंगे। एक कोश की जीव का मतलब समझते हैं ना, ऐसे जीव जो सिर्फ एक कोशिका के अंदर जो है निर्भर होते हैं। ठीक है, एक कोश की जीव कहने का मतलब है ऐसे जीव जिनमें कोशिका सिर्फ केवल और केवल एक होती है। ठीक है, और बहुकोशिकी कहने का मतलब है यहाँ पर ये जो है होगा आपका बहुकोशिकी होगा। ये क्या होगा, बहुकोशिकी, कोशिकी, बहुकोशिकी जीव या मल्टी सेलुलर। तो एक कोश की जिसमें जीवन यापन पूरा एक कोशिका पर चलती है। ठीक है, और जब एक कोश की जीव के बारे में हम बात करें तो जहां पर एक कोश की जीव होगा वहां पर कोई ऑर्गन्स नहीं बनेंगे, अंग नहीं बनेगा, वहां पर कोई बॉडी नहीं बनेगी। ठीक है, क्योंकि बॉडी का निर्माण जो होगा, याद रखें बॉडी का निर्माण होगा वो नंबर ऑफ सेल के द्वारा होता है, और नंबर ऑफ सेल मिलकर टिश्यू का निर्माण करते हैं, ऊतक का निर्माण करते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे सेल जो है मिलकर टिश्यू का निर्माण करते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन का निर्माण करते हैं, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर बॉडी का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा बॉडी बनता है। हमारे बॉडी जो बना है वो किस प्रकार से बना है, ठीक है, तो सेल बहुत सारे जुड़े तो हमारा ऊतक बना, टिश्यू बना, बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बने, मतलब अंग बने, नाक कान मुंह गला जो भी है, ठीक है, जितने भी देख अंग बने। ठीक है, उसके बाद हमारा बॉडी बना, पूरा शरीर बना। तो इसी प्रकार होता है, एक कोश की जीव जहां पर है तो एक कोशिका में ही जीवन यापन होगा, वहां पर कोई अंग, कोई बॉडी, कोई जो है ऑर्गन्स नहीं बनेंगे। ठीक है, और बहुकोश की कहने का मतलब यहाँ पर जो है प्रॉपर अंग का निर्माण होगा। ठीक है, प्रॉपर किसका निर्माण होगा भाई, प्रॉपर अंग का निर्माण होगा। चलिए, क्लियर है यहाँ पर बातें। अब यहाँ पर एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पोरीफेरा, मेटाजोआ के अंतर्गत सबसे पहले पोरीफेरा, फिर सिलेंट्रेटा, एक एक करके हम बातें करेंगे। क्लियर है, चलिए तो चलते हैं।
मेटाजोआ, मेटाजोआ, मजा नहीं आ रहा है। चलिए, प्रॉपर आपको दिखना भी चाहिए। मेटाजोआ, या जैसे हम कह रहे हैं मेटाजोआ, मेटाजोआ। चलिए, मेटाजोआ के अंतर्गत सबसे प्रथम जो आप देख पाएंगे वो है पोरीफेरा, या पोरीफेरा। इंग्लिश में बोलिए, हिंदी में बोलिए, नाम तो नाम ही होगा। चलिए, अब पोरीफेरा की कुछ गुण, कुछ विशेषताएं पर हम बात कर लेते हैं। इसके कुछ विशेषताएं, इसके गुण पर हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या गुण। तो देखिए, यहां पर पहली बात ये, पोरीफेरा, याद रखेंगे पोरीफेरा, और पोरीफेरा का जो मतलब होता है, पोरीफेरा का मतलब होता है छिद्र युक्त जीव। पोरीफेरा का मतलब, या पोरीफेरा का मतलब बोल सकते, पोरीफेरा का अर्थ, यदि पोरीफेरा का हम अर्थ निकालना चाहेंगे तो इसका तात्पर्य होता है, इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है, क्या होता है, छिद्र युक्त जीव। क्या है भाई, छिद्र युक्त जीव। तो ऐसे जीव जिनमें छिद्र पाए जाते हैं, किस प्रकार के छिद्र युक्त जीव, जैसे कि मैंने यहाँ पर बात करूं तो इस प्रकार से कुछ जीव, जैसे कि मान के चलिए मैंने नॉर्मल कुछ स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, नॉर्मल मैंने क्या किया, एक स्ट्रक्चर बनाया। चलिए, कुछ जीव है और इस प्रकार से इनमें क्या पाया जाता है, छोटे 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 जो है छिद्र मिलते हैं, ठीक है, छोटे 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 क्या पाया जाता है भाई, छिद्र पाया जाता है इस जीव में। किस प्रकार के जीव में, पोरीफेरा में। और ये जो छिद्र जो पाया जाता है, इसी छिद्र को हम, इसको हम किस नाम से जानते हैं भाई, इसको ऑस्टिया, इस छिद्र को ऑस्टिया के नाम से जानते हैं, या हिंदी में इसको ऑस्टिया भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ऑस्टिया, ऑस्टिया के नाम से हम जानते हैं। और इसी ऑस्टिया के ही द्वारा, याद रखेंगे, इसी ऑस्टिया के ही द्वारा श्वसन, ये जो है श्वसन या रेस्पायरेशन जिसको बोलते हैं, उत्सर्जन, उत्सर्जन, या जिसे हम कहते हैं एक्सक्रेशन, या पोषण, या जिसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। तो ये जो जीव है, किसके अंतर्गत, पोरीफेरा के अंतर्गत जितने भी जीव होंगे, जितने भी जीव होंगे, उसके अंदर छोटे छोटे जो छिद्र पाए जाते हैं उसको हम किस नाम से बुलाते हैं, ऑस्टिया के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। और ये जीव है, इस जीव, ये ऑस्टिया के द्वारा है, श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, पोषण करते हैं। जैसे हमारे में अलग है, श्वसन करने के लिए भाई नाक दिया हुआ है, नाक के अंदर से हम क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, ठीक है, श्वास बोला जाता है, श्वसन बोलते हैं, बहुत सारे हम बात किए थे, श्वसन में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। उत्सर्जन करते हैं, बॉडी में उत्सर्जन के लिए हमारे अंग दी हुई है, ठीक है, अलग अलग अंग दिए हुए हैं उत्सर्जन के लिए। फिर पोषण के लिए भी अलग से अंग है, पोषण के लिए फिर ये यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, खाने पीने का, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आप देखें आहार नाल वगैरह, ठीक है। तो पोषण के लिए भी, न्यूट्रिशन के लिए अलग अंग दिया हुआ है। तो यहाँ पर
जो पोरीफेरा जीव है उनमें एक छिद्र पाया जाता है जिसका नाम है ऑस्टिया, और इसी छिद्र से वो श्वसन, उत्सर्जन और पोषण वगैरह ये करते हैं। फिर आपको एक और चीज याद रखना है, यहाँ पर एक बड़ा सा इस प्रकार के छिद्र भी आपको देखने को मिलता है, बीच बीच में एक बड़ा सा छिद्र भी पाया जाता है। ठीक है, और इस बड़े से छिद्र का नाम जो है ऑस्कुला, क्या बोलते हैं भाई इसको, ऑस्कुला के नाम से जाना जाता है, या जिसे हम कहते हैं ऑस्कुला के नाम से। ठीक है, ऑस्कुला के नाम से ये जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आपको देखने को मिला, ये सारी जीव पोरीफेरा। तो छिद्र युक्त जीव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें छिद्र ही पाए जाते हैं। पोरीफेरा के अंतर्गत जो भी जीव आएंगे तो ये छिद्र युक्त जीव होते हैं। फिर आपको याद रख लेना है यह, और इसी कारण इसको स्पंज कहते हैं। ठीक है, इसे स्पंज भी कहते हैं, स्पंज कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, ऐसे जीव जो पोरीफेरा के अंतर्गत आते हैं क्या कहा जाता है भाई, स्पंज कहा जाता है। अब देखिए स्पंज कहने का मतलब है, आपने कुछ स्पंज वाले चीज देखे होंगे, स्पंज देखे होंगे। ठीक है, और स्पंज में क्या होता है, जैसे कि कोई स्पंज वाले चीज है उसको इस प्रकार से अगर क्या करेंगे जो है पिचकेंगे, ठीक है, उसको इस प्रकार से दबाएंगे, दबाने के बाद छोड़ेंगे तो वो फूल जाएगा, और मान के चलिए अगर वहां पर कुछ चीजें रहेंगे रस टाइप निकलेगा। ठीक है, स्पंज, और इनमें से जैसे कि कुछ स्पंज टाइप की चीजों को अगर पानी में डुबा कर उसको इस प्रकार से करिए और छोड़िए तो पूरा पानी बह जाएगा। ठीक है, कुछ स्पंज, ठीक है, अपने आकार में क्या है खूब जो है वही आकार में आ जाता है, उसको जो है मोड़ेंगे तो आकार में अपने आप आ जाता है। ठीक है, स्पंज इस प्रकार की चीजें, उसको ये भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्पंज भी कहते हैं। याद रखेंगे दूसरी बातें, ये जो है पोरीफेरा में आने वाले जीव ये खासकर यह समुद्री जीव होते हैं, या समुद्री जीव होते हैं। कहने का मतलब है खारे पानी में पाए जाते हैं, खारे पानी में क्या कहते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, समुद्री जीव होते हैं, ये खारे पानी में पाए जाते हैं। ये इसकी विशेषताएं याद रखेंगे। आकार के संबंध में आपको याद रखना है, ये इनके जो आकार है, ठीक है, वो होते हैं असममिति, और असममिति का मतलब है नॉट फिक्स, नॉट फिक्स, आकार फिक्स नहीं होता। ऐसे इनके जीव जो है, इनके जीव के इतने पोरीफेरा के अंतर्गत आने वाले जीव के आकार फिक्स नहीं होते हैं। इनमें कई प्रकार के आकार आपको देखने को मिलता है। कई जीव बेलनाकार होते हैं, कई जीव गोल होते हैं, कई जीव चपटे होते हैं, कई जीव थैली नुमा होते हैं, थैला नुमा होते हैं। ठीक है, तो याद रखिए आकार जो है फिक्स नहीं होता है, नॉट फिक्स, असममिति होता है। कहने का मतलब कई जीव बेलनाकार होते हैं, कई जीव गोल होते हैं, कई जीव चपटे होते हैं, और कई जीव थैलानुमा होते हैं। तो ये भी इनकी बारे में याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे अगर हम चले तो यह चल नहीं सकते, नहीं सकते। ठीक है, मूविंग नहीं करते, मूव नहीं करते, मतलब स्थिर रहते हैं। ठीक है, स्थिर रहते हैं। ठीक है, एक जगह ऐसे पोरीफेरा के अंतर्गत पाने वाले जो जीव है वो चल नहीं सकते। ठीक है, मूविंग नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते, वो स्थिर रहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं भाई, प्रॉपर स्थिर रहते हैं, वो चल नहीं सकते, अचल रहते हैं, स्थिर रहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, कुछ और प्रॉपर्टीज है जैसे कि इनमें पाचन क्रिया, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र,
तंत्रिका तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र और संवेदी अंग का अंगों का अभाव होता है, अभाव होता है। ठीक है, याद रखेंगे पूरी फेरा में आने वाले जितने भी जीव हैं उसमें पाचन तंत्र नहीं पाए जाते। पाचन तंत्र कहने का मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा अलग से डाइजेस्टिव सिस्टम है बेटा। ठीक है, मनुष्य में अलग से डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, आप जानते हैं। ठीक है, आपका जो आहार नाल हो गया, आपका जो छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया, ठीक है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सभी जो पाचन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये पाचन तंत्र ऐसे पूरी फेर वाले जीव जंतु में नहीं पाया जाता। फिर तंत्रिका तंत्र, ये जिसे हम कहते हैं नर्वस सिस्टम, हमारा अलग नर्वस सिस्टम है, देख पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आपने पढ़े होंगे मेडुला ऑब्लांगेटा वगैरह के बारे में, आपने पढ़े होंगे सेरिबेरम सेरिब्रम के बारे में, ये नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं हमारे में। तो नर्वस सिस्टम वहां पर नहीं पाया जाता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र, या जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ब्लड का परिवहन आप पढ़े होंगे, खुला परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, लेकिन यहां पर नहीं पाए जाते, याद रखेंगे। फिर संवेदी अंग, या जिसे हम कहते हैं सेंसरी ऑर्गन, संवेदी अंग या सेंसरी ऑर्गन, हमारे में सेंसरी ऑर्गन है, क्या है, आंख है, त्वचा है, ठीक है, नाक है, नाक सूंघता है, आंख देखता है, त्वचा के अंदर महसूस किया जाता है, ठीक है, जीभ है, ठीक है, कान है। तो ये सारी चीजें हमारे 5 प्रकार के सेंसरी ऑर्गन मुख्यतः पाए जाते हैं, लेकिन वहां पर पूरी फेर वाले जीव जंतु में नहीं पाए जाते। तो याद रखेंगे, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र और संवेदी अंग का अभाव होता है, नहीं पाया जाता ऐसे पूरी फेरा वाले जीव जंतु। देखिए यहां से ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में से किस जगत के जीव जंतु में तंत्रिका तंत्र का अभाव होता है, या पाचन तंत्र का अभाव होता है, या परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है, या संवेदी अंग का अभाव होता है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो विशेषताओं से, इनके गुणों से, इनकी प्रॉपर्टीज से, ठीक है, और इनके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं, याद रख लेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं। चलिए अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, इसके उदाहरण क्या क्या है। उदाहरण या एग्जाम्पल में अगर देखें तो एक आपको देखने को मिलेगा स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला, जिसे हम इंग्लिश में कह देते हैं स्पॉन्जिला ही कहेंगे, और स्पॉन्जिला। फिर ये आपको याद रखना साइकिल, साइकिल। फिर याद रखना है यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला, या जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में यूप्लेक्टेला, या आप याद रख सकते हैं हाइलोनेमा, हाइलोनेमा, या हाइलोनेमा। चलिए, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है, कुछ उदाहरण है जो आपको याद रख लेना है भाई, किसके संदर्भ में, पूरी फेरा वाले जीव। ठीक है, मेटा जो के अंतर्गत आया जाता है पूरी फेरा, और पूरी फेरा के अंतर्गत ये चीजें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्पॉन्जिला किसके अंतर्गत आया जाता है, पूरी फेरा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। साइकोन, यूक्टेला, हाइडोनिया, ठीक है, ये यादें याद, ठीक है, बातें याद रखेगा। क्लियर है यहां तक बातें? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम ले लेते हैं 2 मिनट का ब्रेक।
ठीक है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। अब दूसरा हम देखेंगे ब्रेक के बाद आपको देखने को मिलेगा, क्या देखेंगे भाई, उसके बाद हम देखेंगे सिलेंट्रेटा। ठीक है, चलिए सिलेंट्रेटा पूरी फिर हो गया, उसके बाद हम चलेंगे सिलेंट्रेटा पर। तब के लिए 2 मिनट के बाद वापस आते हैं। चलिए ठीक है।
चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। फिर से चलेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे, देखिए पूरी फेरा हमारा हो चुका है और पूरी फेरा के बाद हम देखते हैं सिलेंड्रेटा। ठीक है, चलिए फर्स्ट सेकेंड है सिलेंड्रेटा। ये जिसे बोलते हैं सिलेंड्रेटा। ठीक है, या इसी को ही हम बोल देते हैं, क्या बोलते हैं भाई, निडेरिया। निडेरिया याद रखेंगे, निडेरिया या इसे हम कहते हैं निडेरिया। चलिए सी यहाँ पर साइलेंट है। ठीक है, तो सिलेंट्रेटा या जिसे हम बोलते हैं निडेरिया, दोनों का मतलब एक ही है। चलिए अब इसकी कुछ विशेषताओं पर चलते हैं। विशेषताएं क्या है, गुण क्या है, गुण या विशेषताएं, इसको हम देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल पर चलेंगे। चलिए क्या क्या खासियत है, क्या क्या अभाव रहता है, ये हम देखेंगे। देखिए यह बहुकोश की जीव है, बहुकोश की जीव। चलिए बहुकोश की जीव कहने का मतलब इसमें जो भी सिलेंड्रेटा के अंदर पाए जाएंगे वो बहुकोश की जीव पाएंगे। ठीक है, मल्टी सेलुलर होते हैं ऐसे जीव, मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोश की जीव होते हैं, याद रखेंगे। फिर याद रखेंगे यह समुद्री जीव है, समुद्री जीव। ठीक है, खासकर समुद्री जली जीव बोल सकते हैं, समुद्री जली जीव है। ठीक है, चलिए किनारे में इस प्रकार से जो चट्टान किनारे में चिपके रहते हैं, ठीक है, समुद्री जली जीव। फिर यह गति एवं गतिहीन होते हैं, गतिहीन होते हैं। ठीक है, इनमें जो भी जीव पाए जाएंगे वो दो तरह के हो सकते हैं। ठीक है, चल अचल, एक कुछ ऐसे जीव है जो मूव करते होंगे, कुछ ऐसे जीव है जो मूव नहीं करते हैं। जैसे गति करने वाले की हम बात करें, ठीक है, तो मूविंग करेंगे, मूविंग करने वाले जीव है जैसे मेड्यूला। मेड्यूला ये पानी में तैरता है भाई, ये क्या करता है, पानी में तैरते रहता है, तैरता है, ये मूविंग करता है। तो गति करने वाले जीव और गति ना करने वाले भी जीव यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। गतिहीन कुछ जीव है जैसे कि पालस, ऑलिव, आपका मेड्यूसा, मेड्यूसा, पॉलिप, ये ऐसे जीव होते हैं जो स्थिर रहते हैं। क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब गतिहीन रहते हैं और ये कुछ गति करने वाले रहते हैं, याद रखेंगे। तो दोनों तरह से यहाँ पाए जाते हैं। जैसे वहां पर हमने देखे और पोरीफेरा में, पोरीफेरा में ऐसे जीव पूरा जितने भी जीव आएंगे वो ज्यादा की तरह पूरा लगभग 100% सभी स्थिर रहते हैं, मूविंग नहीं कर सकते हैं, चल नहीं सकते, अचल होते हैं। यहाँ पर जो जीव है दोनों तरह से यहाँ प्रॉपर्टीज पाई जाती है। इसमें एक देह गुहा भी होता है। ठीक है, इसमें इस प्रकार के जीव में इसमें देह गुहा पाया जाता है और देह गुहा का नाम है सिलेंट्रॉन।
सिलेंट्रॉन, सिलेंट्रॉन नामक देव गुहा पाया जाता है, या जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिलेंट्रॉन। सिलेंट्रॉन नामक क्या पाया जाता है भाई, देव गुहा पाया जाता है। और इसी देव गुहा से ये भोजन का पाचन करते हैं। भोजन का पाचन इसी देव गुहा से किया जाता है, सिलिंट्रेटा के अंतर्गत। ठीक है, याद रखिए। अब देखिए सिलिंट्रेटा जो नाम पड़ा है, ठीक है, जो संघ फाइलम हम देख पा रहे हैं, फाइलम सिलिंट्रेटा, तो इसी के आधार पर नाम पड़ा है। जो नाम पड़ा है सिलिंट्रेटा, वो इन्हीं के आधार पर। ठीक है, नामकरण इन्हीं के आधार पर, आधार पर। ठीक है, जो हम देख रहे हैं सिलिंट्रॉन देख रहे हैं ना, फाइलम सिलिंट्रॉन या संघ सिलिंट्रॉन जो सॉरी सिलिंट्रेटा जो पढ़ रहे हैं, फाइलम सिलिंट्रेटा और या फिर संघ सिलिंट्रेटा जो पढ़ रहे हैं, वो किसके आधार पर बना है, सिलिंट्रॉन नामक जो है देव गुहा के आधार पर बना है। ठीक है, इसका नामकरण किया गया है। चलिए याद रखेंगे। और सिलिंट्रॉन जो है भोजन का पाचन करने में कारगर होता है, याद रख लेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर बातें। चलिए चलिए अब कुछ आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, आगे हम देखते हैं। ब्लड नहीं होता, याद रखेंगे, ब्लड या खून नहीं होता। याद रखेंगे, ऐसे जीव जिनमें इस प्रकार के जो सिलिंड्रेटा वाले जीव में जो है ब्लड नहीं होता, खून नहीं होता। इसमें भी कुछ चीजों का अभाव होता है, जैसे उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रेटर सिस्टम, एक्सक्रेटिव सिस्टम, या जिसे हम कहते हैं एक्सक्रेशन तंत्र, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, या जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम, संवेदी अंग, या जिसे हम कहते हैं सेंसरी ऑर्गन, अभाव होता है, अभाव होता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो इनमें उत्सर्जन तंत्र जो है, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, ठीक है, नर्वस सिस्टम, या जिसे हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ठीक है, ये सभी का क्या होता है, अभाव होता है, याद रखिए। अब बात करते हैं उसके इसके उदाहरण की। कुछ उदाहरण है जो हम यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो क्या क्या उदाहरण है भाई, बहुत सारे हैं। जैसे आपका, आप देखेंगे हाइड्रा, हाइड्रा, ओरेलिया, ओरेलिया, हाइड्रा, ठीक है, इंग्लिश में भी लिख देता हूं इसको, हाइड्रा, ओरेलिया, ओरेलिया। फिर आपको देखने को मिलेगा ओरेलिया, या जिसे हम बोलते हैं जेली फिश, जेली मछली, जेली फिश, ठीक है, या जिसे हम बोल देते हैं जेली फिश, जेली फिश, ओरेलिया, या जिसे हम बोलते हैं जेली फिश। फिर आप देखेंगे फाइजेलिया, फाइजेलिया, मूंगा, कॉरल, राइजोस्टोमा, राइजोस्टोमा, ठीक है, ट्यूबेलिया, 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 ठीक है, ट्यूबेलिया।
ट्यूबुलेरिया, ट्यूबुलारिया। क्या है? बोगनविलिया, बोगनविलिया। चलिए, तो ये आप देखेंगे ये सारे सॉरी ये सारे जो जीव हैं ये किसके अंतर्गत आएंगे भाई? ये किसके अंतर्गत देखने को मिलेगा आपको? सिलिंट्रेटा के अंतर्गत ये एग्जांपल याद रखेंगे, जिसके अंतर्गत हाइड्रा पाया जाता है, ओरिया ओलेरिया भी पाया जाता है। ओलेरिया या जिसे हम कहते हैं जो है फिश, जेली फिश, जेली फिश या ओलेरिया याद रखेंगे। फाइजीरिया, मूंगा, राइजोस्टोमा, ट्यूबेलेरिया, बोगनलिया। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल आपको याद होनी चाहिए सिलिंट्रेटा के संदर्भ में। ठीक है, चलिए, तो ये हो गए दो। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर है आपका, तीसरा क्या है भाई? प्लेटाहेलमिन्थस। ठीक है, तीसरे नंबर को हम देखें तो तीसरा क्या है? प्लेटाहेलमिन्थस। तो उसको हम बात करेंगे। चलिए, प्लेटी हेलमिन्थस, या जिसे हम कहते हैं प्लेटी हेलमिन्थस। चलिए, देखिए प्लेटीहेलमिन्थस के कुछ कुछ गुण हैं जो आपको फिर से याद रखना है। इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती है। देखिए, ये सामान्यतः इसको हम क्या कहते हैं? इसको चपटा कृमि। ठीक है, इसमें जो जीव होते हैं वो क्या कहलाते हैं? चपटा कृमि। ठीक है, यहाँ के जितने भी जो जीव होते हैं, देखिए प्लेट का मतलब क्या होता है? प्लेटीहेलमिन्थस याद रखेंगे। जैसे प्लेटीहेलमिन्थस के अंदर हम बात करें, प्लेट, जो प्लेट होता है हमारा इस प्रकार से प्लेट होता है। ठीक है, ये मान के चलिए आप टेबल में खाना खाने बैठे हैं और ये क्या है? प्लेट है, ऐसा रहता है। तो ये चपटा टिप को दिख रहा है ना, चपटा, तो इसी से आप तो याद रखेंगे चपटा कृमि। इसी के हम कहते हैं चपटा कृमि, या मैंने क्या कहा? चपटा कृमि, या इसी को हम कहते हैं फीता कृमि। क्या कहते हैं? फीता, फीता कृमि। देखिए फीता कृमि, फीता कैसे करते हैं? एक रिबन जैसी संरचना होती है, फीता रिबन जैसी संरचना होती है। तो यहाँ पर जो जीव पाए जाते हैं कुछ रिबन जैसे संरचना वाले जीव मिलते हैं, कुछ चपटा, ठीक है, कुछ रिबन जैसे जीव वाले मिलते हैं। इसी को हम कहते हैं, इसलिए प्लेटेहेलमिन्थस के नाम से जाते हैं, फीता कृमि। तो यहाँ के जीव होते हैं फीता कृमि कहलाते हैं, चपटा कृमि कहलाते हैं, याद रखेंगे। और हम बात करें तो ये जो है उभयलिंगी होते हैं। क्या होते हैं भाई? उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी का मतलब है बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, बाइसेक्सुअल कहने का मतलब है जो जीव है, ठीक है, जो जीव है इसी जीव में मेल और फीमेल दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन।
ठीक है, मतलब पुरुष प्रजनन तंत्र और महिला प्रजनन तंत्र, जिसको हम बोलते हैं मेल, या हम बोल सकते हैं इसके संदर्भ में मादा प्रजनन तंत्र या नर प्रजनन तंत्र, जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो मादा और नर दोनों प्रकार के, या महिला और पुरुष दोनों प्रकार के प्रजनन तंत्र, या बाइसेक्सुअल, यहाँ पर बाइसेक्सुअल का मतलब रहता है कि ऐसे जीव जिसमें मेल रिप्रोडक्शन और फीमेल रिप्रोडक्शन एक साथ आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए याद रख लेंगे। कुछ और इसकी खासियत, चलिए परजीवी होते हैं। ये क्या होते हैं? ये परजीवी होते हैं। क्या होते हैं भाई? परजीवी होते हैं। इनमें जो जीव पाए जाते हैं प्लेटिहेल्मिन्थस के अंतर्गत जो जीव आएंगे वो किस प्रकार के जीव होते हैं? वो परजीवी टाइप के जीव होते हैं, परजीवी होते हैं, मतलब दूसरे पर आश्रित रहते हैं, मनुष्यों पर भी आश्रित रहते हैं। याद रखेंगे, आज टाइम को याद रखेंगे। चलिए कुछ उदाहरण इंपॉर्टेंट है इनके, उदाहरण हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। इधर चलेंगे, उदाहरण, एग्जाम्पल्स। तो कुछ उदाहरण, कुछ एग्जाम्पल्स याद रखें, जैसे कि प्लेनेरिया, प्लेनेरिया, ये जिसे हम कहते हैं प्लेनेरिया। चलिए ये जो प्लेनेरिया है, ये ताजे जल की चपटी कृमि कहते हैं इसको। क्या कहते हैं भाई? ताजे जल की चपटी कृमि के नाम से इसको जाना जाता है, प्लेनेरिया को। ठीक है, फिर याद रखेंगे फैसिओला। क्या भाई? फैसिओला, फैसिओला। चलिए ये जो लीवर फ्लो क्रीम होते हैं, क्या होते हैं? लीवर फ्लूक क्रीमी होते हैं। फिर आपको याद रखना है टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम, सोलियम, टीनिया सोलियम। ये जो जीव होते हैं ये कहलाते हैं फीता कृमि। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फीता कृमि। फिर आपका टीनिया सेमिनाटा, टीनिया सेमिनाटा, ये जीव होते हैं, पहले लिख लेते हैं, टीनिया सेमिनाटा। कच्चे मांस में उपस्थित फीता कृमि, कच्चे मांस में उपस्थित फीता कृमि कहा जाता है इनको। फिर याद रखेंगे एकाइनोकोकस। ठीक है, एकाइनोकोकस, ग्रेनुलोकस, लोसस, लोसस है, ग्रेनुलोसस। ठीक है, एकाइनोकोकस, ग्रेनुलोसस। चलिए पशुओं में पाई जाने वाली फीता कृमि,
पशुओं में पाई जाने वाली फीता कृमि, खासकर पशुओं में पाई जाने वाली और खासकर कुत्तों में, खासकर कुत्तों में ये फीता क्रीम जो है पाई जाती है, फीता क्रीमी पाई जाती है, याद रखें। ठीक है। तो मैंने कहा था परजीवी है और दूसरे मतलब जीव में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, हासिल करते हैं। तो कहाँ कहाँ पाई जाती है, क्या क्या नाम है ये देख सकते हैं। तो याद रखेंगे प्लेनेरिया ताजे जल की चपटी कृमि, फैसियोला लिवर प्रूफ कृमि, टीनिया सोलियम फीता कृमि, टीनिया सेमिनाटा कच्चे मांस में पाया जाने वाला जो फीता कृमि होता है, और फिर एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस, ये पशुओं में पाई जाती है खासकर, ठीक है, खासकर पाई जाती है कहां पर, कुत्तों में। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये आपका आज हो जाता है इतना, आज इतना ही देखेंगे भाई। ठीक है, 3 देख लिए, बाकी जितने बाकी रह गए जैसे कि एस एस्केहेलमिंथिस या जिसे कहते हैं निमिटोडा, एनेलिडा, फिर आर्थ्रोपोडा मोलस्का, इकानोडर्मिटा, ये सारे जो है नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तो अभी इतना पूरा नहीं हो पाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में सबको हम क्या करेंगे, देखेंगे, खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से, फिर बातें होगी, फिर मुलाकातें होगी नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास होगा 5वें नंबर, 5वां क्लास जीव विज्ञान संबंधी। तो ये आपका 6 7 2 क्लास, 2 से 3 क्लास और लगेगा, क्योंकि हमें नॉन का डेटा देखना है, फिर कॉ डेटा देखना है, फिर हो सके तो एमसीक्यूज भी हम देख लेंगे इससे संबंधित, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो चलते हैं फिर। थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, धन्यवाद।